नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। राजस्थान में पहले करौली जला, आज जोधपुर में आगजनी और हिंसा हुई। दंगे के पीछे कौन, इस सवाल पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि जोधपुर का दंगा पहले से फिक्स था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। जो पत्थर चलाए गए वो भी एक रंग के थे, भगवा झंडे की जगह काले और हरे रंग के झंडे लगाए गए। ये तमाम आरोप बीजेपी के हैं। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का अपना घर जल रहा था, लेकिन वो पार्टी करने में व्यस्त थे। कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आएँ। कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूंका जा रहा था। और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। जब गजेंद्र सिंह शेखावत लोगों के बीच गए तो दंगे के चश्मदीदों ने आप बीती बताई। जरा भी सुनिए और हालात का अंदाजा लगाइए कि जोधपुर में आखिर हुआ क्या होगा। पत्थर मारते हुए आ रहे थे, यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारता है तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसके ऊपर से मटका देखा। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। वो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बासना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजिए, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मार के निकल गए। उसके बाद वो यहाँ पे सब लेडीज को फेंके गए। क्या मैं तुम्हें घर में घाल के मारेंगे, घर में घाल के मारा। रिकॉर्डिंग है भाई साहब, हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। राकेश कहाँ है भाई? राकेश कहाँ करेगा? इंडिया टीवी पर हम आपको लगातार दंगे का एक्सक्लूसिव फुटेज, दंगे के एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। अभी अभी हमारे पास जोधपुर दंगे के कुछ और फुटेज आए हैं। सबसे पहले एक और लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको एक सकरी सी गली दिखाई दे रही है। इस गली में कुछ लोग जमा हैं, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। वो सामने की ओर जाते हैं और फिर एक साथ इकट्ठा होकर वापस लौटते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो लोग एक साथ जमा होकर चौराहे पर पथराव और हिंसा करना शुरू कर देते हैं। इनमें से कई लोगों के हाथों में हथियार भी आपको नजर आएंगे, आपको थोड़ा गौर से देखना होगा। अब एक और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे दौड़ा दौड़ा कर पत्थर बरसाए गए। जो सामने आया उस पर लात और घूंसों से हमला कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिएगा, जरा गौर करिएगा। दंगाइयों के सिर पर खून सवार था, लाठी डंडे लेकर प्लानिंग के साथ यहां पर हिंसा की घटना घटी है। ये अचानक कुछ नहीं हुआ, रात से ये शायद तैयारी थी कि सुबह आखिर करना क्या है, ईद की नमाज पढ़ने के बाद होना क्या है। यहां पर आपने दंगे की कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी होंगी। एक और तस्वीर आप देखिए। अब सवाल यह है कि क्या ये दंगाई पहले से प्लान बना चुके थे? क्या ये दंगा फिक्स था? जोधपुर में पत्थर क्या पहले से जमा कर लिए गए थे? क्या बीजेपी का आरोप सही है कि पत्थरों के रंग भी एक जैसे थे? क्या गहलोत सरकार नाकाम रही है? अशोक गहलोत का यह गृह क्षेत्र है, ये जलता रहा। इस बहस पर आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनसे करेंगे चर्चा, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। किसी साजिश की बू आती है। ऐसा लगता है कि जैसे साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया। आखिर क्यों हुआ ये सब? पहले गौरव भाटिया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत सुप्रिया जी। AIMIM समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद नाजिम अली, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी के पास मैं पहले पहुंचूं, क्योंकि मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना, मैंने आज सुबह प्रवेश वर्मा को सुना, मैंने प्रताप सिंह खाचरियावास से भी बात की। उन्होंने कहा ये सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी मुझे एक बात बताएं, राज आपका, सरकार आपकी, पुलिसिया तंत्र आपका और साजिश बीजेपी की। हाँ, इसमें आप बहुत कम मत होइए, इसमें बहुत चौंकिए मत। और चौंकिए इसलिए मत क्योंकि भाजपा का यही प्रणाली है काम करने की। भाजपा इसी तरह से काम करती है। आप सिंपल सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जहां पर चुनाव होने लगता है वहीं पर सांप्रदायिक दंगे क्यों होने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ा। अब राजस्थान में ही हो रहा है, 3.5 साल से कुछ नहीं हुआ, अब राजस्थान में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, कर्नाटक हिंसा की और नफरत की प्रयोगशाला बनती जा रही है। ऐसा क्यों है कि सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक नफरत उन्हीं जगहों पर भड़कती है जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं। और 100 बात की एक बात तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि अंततोगत्वा फायदा किसको होता है इससे। एक समुदाय को आप आतंकी दिखाकर, एक समुदाय को बदनाम कर कर, एक समुदाय के ऊपर लड़ाकर किसका राजनीतिक फायदा होता है, इसका जवाब मिल जाए। और मैं भारतीय होने के नाते एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, और ये बात कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में तिरंगे से बड़ा मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा झंडा नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय का झंडा हो। अगर तिरंगा है तो सब कुछ उसके नीचे आ जाता है, सब कुछ उसके आगे झुक जाता है। लेकिन तिरंगा की अहमियत वो लोग नहीं जानते जिन्होंने 53 साल तक तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। तिरंगे की अहमियत वो लोग नहीं जानते जो कहते थे 700 किसानों की शहादत पे मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। और उन बच्चे, वहां के बॉर्डर के बच्चे तिरंगों में लिपट कर आते हैं, ये पूरा पंजाब जानता है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब कल शाम को, 1 मिनट मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए 10 सेकेंड में, उसके बाद आप बोलिएगा। जब कल शाम को वहां पर एक माहौल बन गया और वहां पर बोला गया कि तिरंगा वहां पर फहराया जाएगा, और ये बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति की बात है जालौरी में, वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। कोई और झंडा मिलता है, किसी ने और फैलाने की कोशिश करी, ये क्यों किया जा रहा है? आफ्टर ऑल इस देश का बंटवारा करने की ताकतें और साजिश क्यों रची जा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और मैं एक चीज छोटी सी कहकर अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। मुझे लगता है आज ईद है, आज परशुराम जयंती है, आज अक्षय तृतीया है, और जो लोगों का थोड़ा बहुत भी खेती से संबंध रहता है वो जानते हैं कि आज से किसान कृषि की शुरुआत करता है। आपको नहीं लगता था कि इस देश में सौहार्द का माहौल बनाकर ये सब मिलजुल कर करना चाहिए था? लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि इसमें भी दंगे भड़काने की कोशिश करी गई। और मेरे पास 4 नाम है यहाँ पर, और अगर आप कहिए तो मैं अभी दे सकती हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद नहीं, आप थोड़ी देर बाद ये नाम दीजिएगा। आपने बहुत खूब कहा कि आज तो सामाजिक सौहार्द को और बढ़ाने का दिन था, लेकिन मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ में आई। अगर मैं मान भी लूं कि ये बीजेपी की साजिश है, इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होता है, जहां चुनाव होता है वहीं पर दंगा होता है, तब तो मैं ये जानना चाहती हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? गहलोत सरकार की प्रशासन, ये पुलिस, ये तंत्र कैसे फेल हो गया ये समझने में, ये भापने में कि इतना बड़ा दंगा हो जाएगा, किसी बच्ची के कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, किसी बच्चे के चाकू घोंप दिया जाएगा, दुकानों के शटर गिर जाएंगे और पुलिस तक को पीटा जाएगा, ये सब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चूक हुई, और वो चूक ये हुई कि शायद पुलिस और प्रशासन ये नहीं समझ पाई कि किस हद तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है। उनको शायद ये नहीं। सुप्रिया जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक ताजा तस्वीर आ गई है। कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो जालोरी गेट चौराहे पर पहुंचा है। आपको मैं एक बार फिर ये जानकारी दे दूं, जो दर्शक राजस्थान या जोधपुर से बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं है, ये जोधपुर का व्यस्ततम चौराहों में से एक है जालोरी गेट चौराहा, जहां पर किताबों की दुकान से लेकर खाने पीने की दुकान तक बड़े बड़े व्यापारी यहां पर व्यापार करते हैं। और यहीं से जुड़ी हुई जो सकरी गलियां हैं वो
रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो आप इस इलाके को इस तरह से समझिए कि गलियों से होते हुए लोगों के घर और उन घरों के बाहर के पूरे इलाके में दुकानें ही दुकानें, जो आज सब दहशत में है। और इसका कारण गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनेत ये कहती हैं कि आप लोगों की पार्टी है, जहां पर चुनाव वहां पर दंगा, फायदा भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता की बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा राहुल गांधी क्या कहते हैं इसको भी अब जनता गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए मैं समय नष्ट नहीं करूंगा उस पार्टी पर जो खुद ही नष्ट हो चुकी है। देखिए मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बदबू आ रही है, और ये मैं क्यों कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। आप याद करिए, हिंदू नववर्ष करौली, हिंदुओं पे हमला हुआ, मतलूब अहमद आरोपी था। 1 महीना हो गया आज मीनाक्षी जी, मतलूब अहमद को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या उसका धर्म देखने की वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई? पुलिस पे दबाव बनाया गया। और अब ईद आई तो मुसलमान जो भाई हैं वो भी कह रहे होंगे, देखिए ये क्या हो रहा है कि इनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अशोक गहलोत मस्त है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि जो पत्थर आए, तलवारें आई, ये एक सुनियोजित तरीके से आई गई? क्या इसमें प्रदेश सरकार की विफलता नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनको इतनी नफरत क्यों है हिंदुओं से, नागरिकों से, कि जिम्मेदारी लेनी थी और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुलदस्ते ले रहे थे। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं इनसे कि जैसे राजद्रोह का मुकदमा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए महाराष्ट्र में लगवाया था, ये जो उपद्रवी हैं इन पे राजद्रोह का मुकदमा जरूर लगाएंगे, ये हमें यकीन है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश से तुलना कर दी मैडम ने, अभी वहां 2 सीटें आई है, सुपड़ा साफ हुआ है, 5 प्रदेश हारी है ये कांग्रेस पार्टी, और 54,000 लाउडस्पीकर हटाए गए सभी धर्म स्थलों से, किसी ने उफ नहीं करी। और देखिए, जो मैं आपके चैनल पे खुलासा कर रहा हूं, ये ईद की नमाज से पहले रोड के ऊपर नमाज चल रही है और 18 लाउडस्पीकर राजस्थान की सरकार ने लगने दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मीनाक्षी जी, क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि ये 18 लाउडस्पीकर क्यों लगाए गए? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या यह सांप्रदायिक राजनीति नहीं है? और अंत करूंगा एक ही बात कह के, बंसी बजा रहा था नीरो, ठुमके लगा रहा था जीरो नेपाल में। और ये क्यों बात बोल रहा हूं, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी जरूर है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा लीडर माना जाता है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को, तो वो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहुंचे और वहां पे डांस कर रहे हैं। उनको ये सुध नहीं है कि 1 महीना बीत गया, मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप याद करिए, जब गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ, पुलिसकर्मी जख्मी हुए, गौरव जी सुनिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपकी सारी बातों पर तो मैं सुन सकती हूँ, लेकिन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में संदेश दिया। और यहाँ पे इफ्तार पार्टी जो करते हैं गहलोत, उसमें एक मुल्जिम को बुलाते हैं, वो मुसलमान होता है। ठीक, मैं कह रही हूँ गौरव जी, मैं आपके सारे आरोपों पर कांग्रेस पार्टी से जवाब ले सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या करता है, वो व्यक्ति के तौर पर क्या करता है, वो कौन सी पार्टी अटेंड करता है, कहाँ करता है, मेरे ख्याल उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पे हम चर्चा ना ही करें तो ये एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बोले। मतलूब अहमद 2 अप्रैल को जब करौली में, 1 मिनट सुन लीजिए, अभी आपने कहा ना व्यक्तिगत जिंदगी में क्या करता है, सार्वजनिक जीवन में जब आपको बहुत बड़ा लीडर मानते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो यह सवाल पूछा जाएगा 1 महीने बाद मतलूब अहमद कहां है। यह पूछा जाएगा कि राहुल गांधी ने 1 महीने में वक्तव्य क्यों नहीं दिया। यह पूछा जाएगा कि जब राजस्थान जल रहा है, अशोक गहलोत नीरो बने हैं, तो जीरो काठमांडू में डांस क्यों कर रहा है? ठीक है गौरव जी, आप सारे सवाल पूछिए, मैं देखिए अभी सिर्फ सुप्रिया जी जवाब देंगी। मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, इसलिए मैंने कही कि अब व्यक्तिगत जीवन में कौन कहां जाकर पार्टी कर रहा है, इसमें मतलब ये मेरा मत
बात है। बहरहाल मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं शिवम आपके पास नहीं, सुप्रिया जी, मैं एक बार डिबेट में सभी का पक्ष ले लूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे जो चौथे मेहमान है, कृपया उनको भी फ्रेम में ले लें प्लीज। उन्होंने डायरेक्टली मेरे लीडर के कुछ खिलाफ तो ऐसे मैं भी करूंगा, फिर ऐसे चलती रहेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर आप सुप्रिया जी वन बाय वन सब अपना बोल लें, और आपके वो लीडर पे बोल रहे हैं, इस पर आपको पूरा अधिकार है, आप बाद में आगे काउंटर करिएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल, सुप्रिया जी, ये डिबेट मैं होस्ट कर रही हूँ, लेट मी प्लीज डू माई जॉब। शिवम त्यागी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे एक बात बताएं, जोधपुर में एक दंगा भड़का, सुप्रिया जी, मैंने बराबर दोनों को मौका दिया है, अब सुनिए। आपके पास दो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं ये कह रही हूँ, तो मुझे तो बोलने का मौका दीजिए, इक्वल टाइम तो दीजिए। दो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं आपके यहाँ, आप मुझे बोलने का मौका। अच्छा ठीक है, आपका भी साथ देने के लिए एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनका फ्रेम चला गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए, अरे प्लीज, मेरा टाइम वेस्ट होता है। शिवम जी का साथ नहीं दे रही है, और क्या कोई देगा? ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि रात को जहां पर दंगा भड़का और जहां पर पुलिस को ये समझ में आ गया कि यहां पर स्थिति हालात से बाहर जा सकती है, क्योंकि कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैं कहती हूं अगर ये साजिश भी है, मैं फिर कहती हूं अगर ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की साजिश भी है, तब भी पुलिस ने अगले दिन उसी जगह पे ओपन में नमाज क्यों करने दी? और अगर नमाज की भी तो वो जो वहां पे बैरिकेडिंग की गई थी वो इनसफिशिएंट थी, वो काफी नहीं थी। जितने पुलिस बल वहां पर मौजूद, आप सुबह की तस्वीरें देख लीजिए, पुलिस ऐसी हताश नजर आ रही है, वो ये समझ नहीं पा रही है कि हम कहां पर दंगाइयों को खदेड़ें, कहां पर उनको भगाएं, कहां से पकड़ें, गलियों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुलिस का फेलियर नहीं है तो और क्या है? गौरव जी ने जो कहा उसी बात को 100% सही कहते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। तुष्टीकरण का जो एक सबसे लाइव एग्जाम्पल और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो यहां आपको देखने को मिलेगा। रात को 11 बजे जालौरी गेट पर एक जो मूर्ति थी बाल मुकुंद बिस्सा जी की, उस मूर्ति पर मुंह पर टेप लगाई गई, मुंह बंद किया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई और भगवा उतारकर वहां पर हरे रंग का झंडा लगा दिया गया। अब यह कहा गया कि भगवा झंडा क्यों? क्योंकि अब दिक्कत है ना, जानती नहीं है, भगवा जालौरी गेट का जो चौक है वहां भगवा का इतिहास रहा है, वो कल नहीं लगा था, वो 2 दिन पहले 1 तारीख को रिपीट चेंज किया गया था, 1 तारीख को, तो वहां पर वो उतारा गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई, मुंह पर टेप चिपकाई गई, उसके बाद हंगामा हुआ, शहर में थोड़ा सा एकदम रकस पैदा हुआ, लोगों के घर के सामने घरों में घुसकर उनको मारा पीटा गया, विधायक के घर के ऊपर पत्थर चलाए गए और उसके बाद पुलिस आकर शांत करके चीजों को सेटल कर देती है। जब ये रात को 11 बजे हो चुका हो, प्रदेश में 2 दंगे 1 महीने के दौरान हो चुके हो, हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो, तो आप रात को आप सुबह 11 बजे नमाज के लिए हजारों लोगों के लिए सड़क क्यों छोड़ देते हैं? क्यों आपने रात को ही धारा 144 लगाकर इंटरनेट नहीं बंद कर दिया जब आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? दूसरी बात, अब आपने, चलिए ठीक है, सुबह नमाज कराई बड़ी शानदार तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इतने ही नमाज कराने वाले हैं तो अब परशुराम जयंती की यात्रा निकलवा दीजिए ना। परशुराम जयंती की यात्रा नहीं निकली, अभी से कुछ दिनों पहले महावीर जयंती की यात्रा नहीं निकलने दी इन्होंने, वो ठीक है, लेकिन नमाज होनी है, चाहे पूरे शहर में आग लग जाए। अब आगे आ जाते हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, लगातार इस बात को कहा गया, पिछले दिनों इस देश के 9 राज्यों में शोभ यात्राओं पर हंगामा हुआ गया, लोगों ने इतनी छाती पीटी और इतनी बातें कही कि ये देखिए इनको गाली दी गई थी, मस्जिद के सामने से निकल रहे थे, इस वजह से इन्होंने हमला कर दिया। कल तो यही नमाज पढ़ रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि अब नमाज पढ़ने के बाद यहां पर भी हंगामा, पत्थरबाजी, अनंतनाग में भी हंगामा, पत्थरबाजी? मतलब आप इसमें शिवम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पैटर्न के तहत हो रहा है या फिर ये प्रायोजित है? ये राज्य सरकार द्वारा पूरे तरीके से प्रायोजित और तुष्टीकरण में डूबे हुए लॉलेसनेस के कारण है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है तो फिर तो राज्य सरकार की इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। सुप्रिया जी जवाब दें। सबसे पहले तो मैं ये जवाब देना चाहती हूं कि ये थोड़ी सी गलत बात है कि आपने 2 भाजपा प्रवक्ताओं को बैठाया हुआ है, एक को पॉलिटिकल विश्लेषक बनके और एक घोषित प्रवक्ता है। गलत बात है, जिनके नाम में बीजेपी लिखा हुआ है उनके हैंडल्स में
उनको आपने पॉलिटिकल विश्लेषक बना के मैं कोई दिखाया, प्रवक्ता मुझे नहीं कोई हूं, आपत्ति नहीं है। सुप्रिया जी, मुझे मेरी कोई अगर आपत्ति कोई नहीं एक है, पेपर भी बीच आप में मुझे मत दे दे बोलिए। तो मैं चला जाऊंगा मैं अभी। आपके बीच में नहीं Thank you. बोली थी। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आपका- बोलिए आप। आपके हैंडल्स पर बीजेपी बोलिए, बोलिए। मैं आपके हैंडल्स को फेमस करने मैं अपने के लिए हैंडल्स के नहीं आगे बैठी हूं, नरेंद्र आपके मोदी जी भी लिख सकता नाम हूं। के आगे सुप्रीम कोर्ट BJP की है। सुप्रीम कोर्ट मेरे को यह अधिकार ठीक है, देता है, ठीक मेरा है, ठीक कानून है। संविधान कौन मुझे कौन अधिकार किसका देता है, मैं समर्थन लिख करता सकता है, हूं। इसमें कोई दिक्कत ऐसे की लिखा बात हुआ नहीं नहीं है, बट मैं लिख ठीक है, सकता नहीं, हूं। नहीं, समय जाया ना जी। करें। सुप्रिया जी, अगर लिख आप सकते मुद्दे हो, पे आए। अरे भैया लिख सकते हो तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट नहीं रहोगे, ये कहना चाह रही हूं। ऑफ कोर्स अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं राहुल गांधी ठीक लिख है, लेता हूं अपने कोई शिवम बात त्यागी नहीं। से आगे, मैं तब भी इंडिपेंडेंट नहीं, ही नहीं, कोई रहूंगा। व्यक्तिगत आप टिप्पणी जवाब नहीं दीजिए ना, करना क्यों चाहिए। इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं समय ओके, ओके, सुप्रिया आप जी, बीच में मत बोलिए, थोड़ी सी आप Thank you. क्योंकि आप स्टूडियो में पहुंच गए तो बकर बकर बीच में मत करो ना, दूसरे मैं व्यक्ति बिल्कुल को नहीं बोलने कर रहा हूं, आप अरे। पर्सनल हो रही हैं तो दो। जवाब आप दे शांत रहिए आप। ओके, जी। ओके, आप शांत सुप्रिया जी, रहिए, योर सुनिए। प्लीज। आपने बहुत सारे झूठ बोले यहाँ पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ईद की नमाज थी वो ईदगाह और मस्जिदों में अदा करी गई। नहीं। और मेरा अपना मानना है किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था को बनाना, और इसलिए सड़कों पर इजाजत नहीं दी गई। मुझे लगता है ठीक किया गया। मैं फिर से दो चार बातें जो मैंने उस समय अधूरी रह गई थी कहना चाहती हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत जो वहां के एमपी है, गजेंद्र सिंह राठौर वहां के लोकल लीडर, सूर्यकांता व्यास वहां की एमएलए, और जगत नारायण ज्योति कल रात को वहां पर क्या कर रहे थे और क्यों वो घूम घूम कर उकसाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अशोक गहलोत सरकार को इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना चाहिए था, शायद वो चूक हुई। मेरा अपना मानना है कि आज कर्फ्यू लगने से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर घूम घूम कर भड़काऊ बातें क्यों कर रहे थे, ये वीडियोज हैं और अभी थोड़ी देर में रिलीज किए जाएंगे। यहां पर बैठकर येन तेन प्रकरण बकवास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब देश जल रहा था, जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो रहे थे, तो मोदी जी बेयर ग्रिल्स के साथ मूवी शूट कर रहे थे, और वो उनका पर्सनल काम नहीं था। वो देश के प्रधानमंत्री बनकर बजाय पुलवामा की स्थिति का जायजा ले, उनको लगा उनको एक डॉक्यूमेंट्री जानवरों के साथ बेयर ग्रिल्स के साथ मिलकर शूट करनी चाहिए। उनको बताया भी गया, लेकिन उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग नहीं रोकी। तो यहां पर आके आय बाय ना किया करिए। पहली बात, मैं फिर से अपने उसी वक्तव्य पे वापस जाऊंगी। चाहे वो जिग्नेश मेवानी जी का अरेस्ट करना हो क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कोई ट्वीट कर दिया था, चाहे वो गुजरात में दंगे भड़के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में दंगे भड़के हो, चाहे कर्नाटक, चाहे उत्तराखंड, रामनवमी के दिन ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहती हूँ, मुझे कोई भी गलत सिद्ध कर दे, मैं चैलेंज करती हूँ यहां पर। रामनवमी के दिन करौली में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाई गई, यात्रा निकली, सब कुछ हुआ। लेकिन उत्तराखंड में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में दंगे हुए। क्या बता सकते हैं दंगे क्यों हुए? और मैं सिर्फ एक बात आपके व्यूअर से पूछना चाहती हूँ, दंगों से किसका फायदा होता है? कौन तुष्टीकरण करके फायदा करता है? गौरव जी, आपने तमाम आरोप सुने सुप्रिया जी के। ब्रेक पर जाने से पहले आप अपना पक्ष रखें। देखिए, मैं एक एक करके क्रमवार तरीके से अपनी बात रखता हूं। ये बात कही गई और ये मान लिया गया कि अशोक गहलोत जी से गलती हुई है। एक प्रवक्ता कांग्रेस का आज ये तो मानता है कि एनएसए लगनी चाहिए थी, अशोक गहलोत जी ने नहीं लगाई। लेकिन मतलूब अहमद क्यों नहीं गिरफ्तार होके 1 महीने बाद जेल की सलाखों के पीछे, ये नहीं बताया। और झूठ कैसे बोले गए, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा एक साजिश है, तो मीनाक्षी जी हमें ये पूछना चाहिए, चलिए मैं कहता हूँ साजिश करता है एक एसजी, एक आरजी, एक पीजी और एक एजी, ये सारे जी हैं, सब समझ गए होंगे कौन है। तो इन साजिशकर्ताओं को पकड़ के जेल में डालना कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? संविधान में तो ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है, प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है। तो ये इन्होंने माना कि ये निकम्मी निठल्ली एक विफल सरकार की प्रतिनिधि है। दूसरी बात, इन्होंने झूठ बोला, कहती नमाज जो पढ़ी गई राजस्थान में वो मस्जिद के अंदर पढ़ी गई। और हमने मुद्दा उठाया है तुष्टीकरण का कि अपराधी अगर एक धर्म विशेष का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं अपने हाथ में ये प्रमाण देता हूं, बहुत बड़े प्रतिष्ठित अखबार का है, और एक उसमें लाइन पढ़ देता हूं, तस्वीर दिख रही है सारे व्यूअर्स को।
ये क्या कहती है? देखिए कांग्रेस का प्रवक्ता झूठ कैसे बोलता है। देखिए फ्रेम इनका ले लीजिए। ये कहती है राजस्थान में रमजान के अंतिम जुम्मे को जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के लिए करीब 1.5 दर्जन 18 लाउडस्पीकर बिजली के खंबे पर लगाए गए थे। सर, ये मतलब जयपुर की खबर बता लाउडस्पीकर रहे हैं। उतरवाए जा रहे हैं और यहां लगाए जा रहे हैं। प्लीज, हाँ क्या कह रही हैं? ये जयपुर की घटना आप बता रहे हैं, जयपुर की खबर? बिल्कुल जयपुर की बता रहा हूं। जौहरी बाजार, बिल्कुल बड़ी चौपट। ठीक, कैन आई प्लीज कम इन? हाँ जी अपनी बात पूरी ठीक है। कर ले जी। तीसरी बात, अभी नहीं, अभी डोंट कम। तीसरी बात, देखिए एक बात कही गई कि गजेंद्र सिंह जी अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों गए। मीनाक्षी जी आप बताइए, इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या हो सकता है? एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाता है, इसको कांग्रेस पार्टी गलत कहती है। अच्छा, याद आया, सोनिया गांधी 2 साल से रायबरेली नहीं गई है कोविड के महासंकट करने का मौका दिया अच्छा, है। इनके यहाँ ये कहा जाता है कि सांसद बनो, उसके बाद काठमांडू जाओ, बैंकॉक जाओ, इटली जाओ, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र मत जाओ। ये कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही हैं। उसके बाद इन्होंने पार्टी की बात करी। देखिए प्रधानमंत्री जी की जब ये बात करती हैं तो सूरज को अपनी रोशनी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 26/11 का जो हमला हुआ उसके बाद राहुल गांधी कहां थे आपको मालूम है? सुबह 4 बजे तक पार्टी कर रहे थे। और अंत में मैं एक बात कहता हूं, अशोक गहलोत जी अपनी विफलता को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको चाहिए अपराधी कोई भी हो उस पर कार्रवाई करे। जब करौली में भी हिंदुओं पे हमला हुआ, ठीक, अशोक गहलोत ने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी की विफलता है, उन्हें बोलना चाहिए। आज मैं कहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री अशोक गहलोत, गृह जनपद अशोक गहलोत का इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए उनको? अगर राजस्थान नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दे। और वैसे भी ये कह रही है चुनाव आ रहे, 1.5 साल दूर चुनाव है। 1.5 साल पहले कोई सरकार काम कर रही होती है, ये लोग चुनावों का बात करने लगते हैं। इसका मतलब इनकी मंशा जनता की सेवा करने की नहीं है। धन्यवाद। सुप्रिया जी, आप कुछ वीडियोस का जिक्र कर रही थी। आपने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत पहले तो वहां गए क्यों, और वहां पर गए तो भड़काऊ बातें वो क्यों कर रहे थे? अगर आप वो वीडियो दर्शकों को बता सके या उसका क्रक्स अगर आप बता सके। मैं उस वीडियो के पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जी। ये पिक्चरें देखिए आप, ये पिक्चरें हैं और मैं अभी आपको इसका क्लोज में विवरण दिखाइए दूंगी। ये प्लीज। पहली पिक्चर है। सुप्रिया जी को क्लोज फ्रेम में ले। पिक्चर में काफी क्लोज दिखा रही हूँ। ये पहली पिक्चर है और ये दूसरी पिक्चर है। तो इससे क्या है? और अब आपको मैं तीसरी पिक्चर दिखाऊंगी। ये तीसरी पिक्चर है। वो जो महावीर युवा संघ वाली पिक्चर थी वो कब की है सुप्रिया जी? बता रही हूँ, हाँ बता रही हूँ, जवाब देती हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे मैंने धैर्य रखा है, इतनी देर सुना सबका प्रवचन, अब मैं थोड़ा बाल कर लूँ। ऐसा है कि जो पिक्चरें मैंने दिखाई वो जालौरी चौक की ही है, और क्योंकि अधचल गगरी जो है वो छलकत ही जाती है, ये चौराहा हर धर्म हर समुदाय का व्यक्ति इस्तेमाल करता है और जब भी जो होता है उसी के रंग में रंग जाता है। तो महावीर जयंती की मैंने आपको दिखाई किस तरह से हुआ था। मैंने इसके बाद आपको दिखाया ये जो सार्वजनिक चौराहा है, ये हर धर्म अपने अपने तरीके से सजाता है। और जो यहाँ पर बोला गया, 1 तारीख को बड़ा धूमधाम से रैली निकाली गई थी जालौरी गेट पर, और इसमें काफी भगवा कलर था, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह कह देना कि क्यों झंडे लगाए गए, जब ईद का दिन आया तो वहां पर वो झंडे लगाने की अनुमति दी गई। उन झंडों को उखाड़ने के बाद जब बवाल शुरू हुआ तो प्रशासन ने शांति कायम करने के लिए कहा कि ठीक है, हर बार चौराहे पर हर धर्म के रंग में रंग जाता है चौराहा, जैसा कि मैंने आपको कुछ पिक्चरें दिखाई, लेकिन चलिए बवाल हो रहा है तो ये झंडे हट जाएंगे ईद के, उसकी जगह तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उसमें क्यों आपत्ति हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। किसने उस तिरंगे को हटाकर दूसरा झंडा लगाया, जबकि प्रशासन के साथ ये बात मिलकर तय हो गई थी?
मैं पहली और दूसरी और अंतिम बात सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत आज वहां कर्फ्यू लगने से पहले क्यों गए, जबकि वो सेंसिटिव इलाका था? और जो फोटो कहीं से प्रिंट आउट लेकर आकर भाजपा के प्रवक्ता बार बार दिखा रहे हैं वो जयपुर की है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में ही कहा था कि आज की ईद की नमाज जोधपुर में ईदगाह और मस्जिदों में हुई, सड़कों पर जो बड़ी तरीके से होती थी हर साल, नहीं की गई। इसमें सब समुदायों को बिठाकर आपसी सहमति बनाई गई और फिर वहां पर हुई। मुझे लगता है ये अच्छी पहल करी। एक और बात बता दूं, राजनीतिज्ञों की बात छोड़ दीजिए, चलिए मैं उत्तर दे दूं। राजा नहीं, महाराजाओं बात होने के जाने लिए दीजिए। जाना जाता है। अभी रुक जाइए 2 मिनट, बड़ी देर से बोल रहे थे, अब थोड़ा उत्तर मुझे देने दीजिए। जोधपुर अपने राजाओं महाराजाओं के लिए जाना जाता है। थोड़ी देर पहले ही गज सिंह ने वहां से एक चिट्ठी रिलीज करी बोलेंगे कांग्रेस और के उन्होंने वोट कम कहा हो है रहे हैं। कि हिंदू मुस्लिम सभ्यता को बहुत ठेस पहुंचा है, लोगों के बहकावे में ना आए, हम लोग सदियों तक इसको नहीं मिटा पाएंगे, एक साथ मिलकर परशुराम जयंती और ईद सब मनाइए। तो कहीं ना कहीं लोग साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग अपने त्योहार अपने तरीके से मनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो कबूल नहीं है। इसीलिए रामनवमी के दिन कर्नाटक में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में दंगे होते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं होता है। यहाँ पर 3.5 साल से चलती हुई सरकार में कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिरी साल में पता है कि मैडम, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, लेकिन उत्तराखंड में तो चुनाव हो चुके हैं, वहां तो अब चुनाव होने नहीं है। अरे भाई, उत्तराखंड में तो धर्म संसद में गांधी को माँ बहन की गालियां भी दी गई थी। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी ना। 1 महीने तो लग गए थे इन लोगों को, कालीचरण को और बाकी उसको यतीना सिंघानंद को अरेस्ट करने में, और वसीम रिजवी को जो आजकल कुछ जितेंद्र त्यागी बने घूमता है। ठीक है। तो इनको तो 1 महीना लग गया था। नहीं गौरव जी, एक मिनट मेरे साथ देखिए नासिम भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपनी बात रखनी है। बहुत छोटे में शिवम, केवल 10 सेकंड से ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, फिर नासिम जी के पास जाना कहती है, कैसे कहती है, क्यों कहती है, इंडिया टीवी के दर्शकों को समझना चाहिए। पहले वक्तव्य में सुप्रिया जी ने यहां पर आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है उन राज्यों में जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, या उन राज्यों में जिनको उन्हें चुनाव कराने हैं। दूसरे वक्तव्य में कहती है कि फिर उत्तराखंड में दंगे क्यों हुए, कर्नाटक में क्यों दंगे हुए। अरे अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हो आप टीवी पर बैठकर, कैसी बात। और अब बीच में चिल्लाना शुरू, ये देखिए ये कैसे। और दूसरी बात, वहां पर तिरंगा नहीं लगा हुआ था। मैडम झूठ बोल रही हैं आप, वहां आज भी सड़क पर ही नमाज हुई है। और आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि गजेंद्र जी जो है वहां पर नहीं होने चाहिए थे, तो गिरफ्तार करा देते ना उनको। अगर वहां के सांसद वहां पर दंगा भड़का रहे थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं करा दिया आपने? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है नासिम जी, मैं आऊंगी सुप्रिया जी आपके पास, लेकिन नासिम जी देखिए 40 मिनट हो चुके। नासिम जी एक शब्द नहीं बोल पाए। छोटा सा सवाल आपसे पूछना है मीनाक्षी जी, मुझे छोटा सा सवाल आपसे पूछना है। अच्छा पूछिए। एक एंकर है, आपका दायित्व है, आप किसी को भी ला सकती हैं अपने शो पर। नहीं मीनाक्षी जी, आप समय जो वितरण करती हैं ये बराबर से किया करिए। मेरे भी बहुत सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ। अरे मतलब ठीक नहीं है। आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक काम करें, जब ये डिबेट खत्म हो जाएगा ना, जब ये डिबेट खत्म हो जाएगी, आप सभी लोग यूट्यूब पे जाके डिबेट देखिएगा और फिर ये चेक करिएगा कि किसे कितना बोलने का समय मिला। नासिम जी अब मुझे एक बात बताएं कि सरकार कांग्रेस की, प्रशासन कांग्रेस की, उत्तर दूंगा, लेकिन वो मैडम के सवाल नहीं खत्म हो रहे। वो सही राहुल बात गांधी है। और अशोक गहलोत से सवाल कब पूछेंगी? ठीक है नासिम जी मुझे एक बात बताएं, सरकार कांग्रेस की, प्रशासन कांग्रेस का, वहां पर ऐसी सिचुएशन आई क्यों? आपको क्या लगता है कि गलती कहां पर हुई और किससे हुई? पूछा जाएगा अमित शाह से। नासिम जी, अमित शाह से सवाल कब और कौन पूछेगा? नरेंद्र मोदी से। नासिम जी आपकी आवाज म्यूट है, प्लीज आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कर दें और प्लीज थोड़ी देर केवल नासिम जी की आवाज आए। हम हमारे साथ डिबेट के इतने लेट जुड़े हैं। स्पीकर भोपू को बंद करिए। बंद गई होगी। नासिम जी और महंगाई का नाम सुन के मुंह में दही जम जाती है भाजपाइयों के। जी बोले नासिम जी, आप बोले। जम गई मुंह में दोनों के। अरे राहुल गांधी कैलविनेटर हैं, उनके मुंह में दही जमी रहती है। लोग बता रहे काठमांडू में जम गए हैं, उनको ले आइए। नासिम जी वेरी सॉरी टू से आपकी ऑडियो में अभी भी दिक्कत आ रही है। हम फिर किसी और दिन मुझे लगता है कि चर्चा कर पाएंगे आपके साथ, लेकिन आज फिर से ऑडियो में दिक्कत आ रही है। वेरी सॉरी। पे तो नहीं जमे हुए। ठीक है, अब गौरव जी अपनी बात पूरी रख लें। और मुझे तो लग रहा है कि अगली दफा आप लोग जब डिबेट में बैठेंगे मैं काउंटर लगा लूंगी, 2-2 मिनट के काउंटर में सब बोले। चले गौरव जी।
बेरोजगारी और महंगाई का नाम सुना मीनाक्षी नहीं जी कि मुंह में पट्टी देखिए, बन गई। आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, सुनिए, सम्मानित पत्रकार हैं, आपको कोई काउंटर लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से आप चर्चा कराती हैं। आपत्ति केवल इतनी है, 5-6 मिनट बोलने के बाद कहती हैं मैं आ जाऊं, मैं सवाल पूछना चाहती हूं। अरे आज तो आपका उत्तर देने का दिन है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कितनी आपत्तिजनक बात करी। इन्होंने कहा कि ईद का दिन था तो हरे झंडे वहां लग गए और जालोरी गेट में जिस भी धर्म का त्योहार होता है तो लग जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज अक्षय तृतीया भी है, आप बताइए क्या आज परशुराम जयंती नहीं है? तो फिर तो भगवा और हरे झंडा दोनों लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। राहुल गांधी कह चुके हैं ये मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी तो केवल हरे झंडों की बात करेगी, चांद सितारों की बात करेगी। ये झंडे पे चांद सितारे लगाते हैं और इनको चांद सितारे जनता ने दिखा दिए सुपड़ा साफ करके। दूसरी बात, आज ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं, आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये जो पत्थर आए पत्थरबाजों के पास और तलवारें आई, ये किसकी विफलता है? सरकार की विफलता है या नहीं है? अब उन पे राजद्रोह लगाएंगे या लश्करे कांग्रेस श्री देंगे उनको पुरस्कार? हो सकता है लश्करे कांग्रेस श्री दे दे, क्योंकि पत्थरबाज ही इनके सबसे बड़े समर्थक है आजकल। तीसरी बात, मैंने राजस्थान की तस्वीर दिखाई, जयपुर की थी, लेकिन एक बात तो है ना, रोड बंद थी और 18 लाउडस्पीकर लगाए गए थे। दोनों संविधान का उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है, ये तो मानेंगी। और जो मैंने आखिरी चेक किया था, जयपुर राजस्थान में ही आता है, ये 3 दिन पहले की घटना है। फिर से देखिए तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण कितना, अब मैं आपको बताता हूं। आप बताइए, अशोक गहलोत जी का अभी एक आदेश आया था सरकार का, इन्होंने कहा था रमजान के महीने में संपूर्ण मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में बिजली की कोई कटौती नहीं होगी, मेरे हाथ में जी। तब नवरात्रे भी चल रहे थे, तो नवरात्रे जो हैं उसमें बिजली की कटौती हो, लेकिन मुस्लिम बहुल्य इलाके में रमजान पे ना हो। दूसरी बात, मतलूब अहमद मुसलमान है क्या, इसीलिए नहीं पकड़ा जा रहा? तीसरी बात, एक छाबड़ा में भी दंगा हुआ और वहां पे जो आरोपी था वो आसिफ अंसारी था, उसको इफ्तार पार्टी में बुलाया। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण का आरोप क्यों ना लगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जालीदार टोपी देखते हैं ना, वो जो संवैधानिक शपथ है भूल जाते हैं अशोक गहलोत, ये दिक्कत आती है। ठीक है सुप्रिया जी, 1 to 1 है, अब आप बोलें। ये देख लीजिए फोटो पहले तो, ये परशुराम जयंती 1 तारीख को बड़ी धूमधाम से जालौरी में मनाई गई। वहां के ब्राह्मण समाज ने, गौर समाज ने मनाई, एक जबरदस्त रैली निकली। आपकी और आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आज है ना, आज आपने कहा झंडा नहीं लगेगा भगवा, वहां 1 तारीख को मैं बताया वहां पे बच गई। नहीं बोलना चाहिए, अभी आप ही ने बोला त्योहार नहीं मनाएगा, वहाँ के लोग अपने आज है कि 1 तारीख को है, परशुराम जयंती कब है इनको पता ही नहीं है। मुस्लिम पार्टी की प्रवक्ता को पता नहीं है परशुराम जयंती कब है। ठीक है सुप्रिया जी बोल रहे हैं, ये 1 तारीख को कैसे कब है ये बताइए। मैडम, मतलूब अहमद को अरेस्ट कब करेंगे ये बताइए। ठीक है सुप्रिया जी, 1 तारीख को मेरे ख्याल तो परशुराम जी की जयंती आज ही है, लेकिन अब 1 तारीख को कौन सा जुलूस निकल गया ये मेरी जानकारी के बाहर है। ये देखो, आप देखो, जानकारी के कोई बाहर नहीं है, बड़ा करके देखो कौन से तर्क दे। वहां पर गौर समाज ने जलौरी पर 1 तारीख को निकाली थी रैली, परशुराम जयंती की रैली 1 तारीख को निकाली गई थी। आपकी जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ब्राह्मण गौर समाज होता है वहां का, ये नहीं तो मतलब 3 तारीख को नहीं निकाल सकते, 2-3 दिन पहले निकाल ले हिंदू। ठीक है लेकिन 3 तारीख को केवल ईद बनेगी, हो जाएंगे तो मैं बोलूंगी। ये कौन सा तर्क है? ठीक है सुप्रिया जी, ये राहुल गांधी का ओके गौरव जी आपकी बात आ गई है। सुप्रिया जी मुझे एक बात बताएं, मैं ये कह रही हूँ कि ईद और सुनिए ना सुप्रिया जी, ईद भी अब मनाई जाए। आप बोलने दे ना, वो बोलने दे। अरे सुप्रिया जी प्लीज एंकर्स के ऊपर काउंटर मत करिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि ईद भी मनाई जाए, ईद भी मनाई जाए, अक्षय तृतीया भी मनाई जाए, परशुराम जयंती भी मनाई जाए। ये माहौल देने का काम तो सरकार और प्रशासन का है, वहां आपकी सरकार, प्रशासन आपका। आपने ये गजब का सवाल पूछा है। जब दिल्ली में, जहां की पुलिस अमित शाह को रिपोर्ट करती है, रामनवमी के दिन और बाकी दिन दंगे हो जाते हैं, उनकी आंख के और नाक के नीचे 2 साल में 2 बार
तो विफलता क्या अमित शाह की कही जाएगी या दोनों पक्षों ने जिन्होंने बात नहीं मानी पुलिस प्रशासन की उनकी कही जाएगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अरे सुप्रिया जी, आप तो यही तो आप गलती करती हैं। मैंने उस दिन भी डंगे की चोट पर मैंने कहा था कि देश के गृह मंत्री को भी इस पर जवाब देना चाहिए कि पुलिस तंत्र उसके हाथ में है। देश के गृह मंत्री के पास दिल्ली का पुलिस तंत्र है, ये पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर कहती हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर है, राज्य की नाकामी है। अब आप बताएं, आप बार बार एंकर पर काउंटर करेंगी तो ये ठीक तरीका नहीं है ना। आपने उनके 3 मिनट के प्रवचन में नहीं टोका, बीच बीच में मुझे भी मत टोकिए। आप मुझ पे काउंटर करेंगी सुप्रिया जी? इफ यू विल टारगेट मी आई विल आंसर, डोंट टारगेट मी। ऐसे नहीं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। वो बार बार मुस्लिम पार्टी कहते रहे, आप आंख मूंद करके सुनती रही। अरे वो आप काउंटर करें ना, आप उनको कोई और पार्टी बोले, आप तो उनको हिंदुत्व की पार्टी कहती है ना, बोलिए ना। मैं वो हिंदुत्व की पार्टी अपनी कहती है। चलिए, अमित शाह के लिए वो काउंटर करेंगे, आप क्यों काउंटर कर रही हैं? अरे मैं काउंटर मेरे लिए कर रही हूँ सुप्रिया जी, मतलब आप गजब बात कर रही हैं। आप मुझसे कह रही है कि आप सवाल क्यों नहीं पूछती, मैं आपसे कह रही हूँ। चलिए आप अपनी बात जोधपुर पे बोलिए, आप जो, मैं आपके साथ 1 to 1 में नहीं जाना चाहती, प्लीज। आपके साथ मैं 1 to 1 करना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड फील्ड का शो है जहां पर 2 भाजपाइयों को बिठाकर आप मेरे साथ डिबेट कर रही हैं। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात ये बोलना चाहती हूँ, इस व्यक्ति ने यहाँ पर हमें मुस्लिम पार्टी का लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम वो पार्टी है जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, जो 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार नहीं करते हैं। हम वो पार्टी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। तुम क्या जानो तिरंगे की पार्टी होना, तुम क्या जानो महात्मा गांधी को बापू बुलाना। तुम तो महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हो, खुद गोडसे के उपासक हो। तुम क्या जानो जब कालीचरण और यति नरसिंहानंद महात्मा गांधी को माँ बहन की गाली देते हैं तो हमारी रातों की नींद हराम होती है, तुम आराम से सोते हो। तुम क्या जानो क्या भारतीय होना होता है? मुस्लिम और हिंदू की बात करते हो। किसी दिन भारतीय होना सीख लेना, तब आके टीवी डिबेट पे डिबेट करना। ईद के दिन दंगे कराओगे, रामनवमी के दिन दंगे कराओगे। तुम सगे किसके हो? ना हिंदुओं के सगे हो, ना मुसलमानों के सगे हो। असल में तो तुम सिर्फ सत्ता के सुख के, सत्ता की लोलुपता के, चलिए मीनाक्षी जी, अब तो ये लाउड स्पीकर बंद करना पड़ेगा भाई, आपकी इटालियन वोल्टेज ज्यादा है। हिंदुओं के त्योहार में आप दंगे कराते हो। प्रिया जी, आपके कांग्रेस और बीजेपी के वार पलटवार से क्या आम लोगों का दुख दूर हो जाएगा? क्या आज जिनकी दुकानें खुली होनी चाहिए थी, आज अक्षय तृतीया के दिन आज कितनी सोने की खरीदारी होती है, चांदी की खरीदारी होती है, ये आप भी जानती हैं, गौरव जी भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आज दुकानें बंद हैं। किसान का पर्व होता है, ये देखिए नोएडा के कमांडो वॉरियर्स। मैं तो यही कह रही हूँ ना, हुआ क्या, शटर डाउन हो गए। आज चर्चा के लिए मेरे पास गौरव जी इतना ही समय था, माफ कीजिएगा, मैंने तो इसलिए इस डिबेट को 1 to 1 कर दिया, इसके बावजूद बातें रह गई, उसके बाद बातचीत रह गई। सुप्रिया जी, गौरव जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगली बार बिल्कुल बैठेंगे, फिर चर्चा होगी। मुद्दा यही है कि नुकसान आम जनता का है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जोधपुर की वो जनता भुगत रही है जिसे आज व्यापार करना था, जिसे आज अक्षय तृतीया पर अपनी दुकानों को खोलना था, जिसे आज ईद के लिए खरीदारी करनी थी, आज वो भुगत रही है। आम जनता, वो व्यापारी भुगत रहे हैं जो जालूरी गेट पे अपना व्यापार करते हैं, वो घर भुगत रहे हैं जिनके सामने ये दंगा हुआ और अभी भी टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।